बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट का जो ताल्लुक़ है वो थर्मोडायनेमिक्स से होता है और हमारा जो इससे ताल्लुक़ बनता है वो बनता है HVAC से। तो आज का हमारा जो लेक्चर है लेटेंट हीट के बारे में, उसका ताल्लुक़ HVAC से है, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन प्लस रेफ्रिजरेशन। तो चूँकि लेटेंट हीट उसके अंदर इस्तेमाल होती है और काफ़ी लोगों को उसके बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, नए लड़कों को नहीं पता होता कि लेटेंट हीट क्या है और इसका क्या अमल दखल है HVAC इसके सिस्टम के अंदर। तो हमने चाहा कि इसके बारे में आज आपको मालूमात दे दें ताकि आपको फ़ायदा हो, दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो व्यूअर्स, जो आज का लेक्चर है उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है। उसके बाद बताएंगे कि लेटेंट हीट की जो है टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। उनमें से हम जिक्र करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे कि HVAC के अंदर लेटेंट हीट की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, यानी कि कंडेंसर में और एवोपरेटर्स के अंदर। उसके बाद चूँकि लेटेंट हीट जो है हमारे सिस्टम में काम करती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो ये भी थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे, फेज़ चेंजिंग के बारे में बताएंगे और सैचुरेशन के बारे में बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे कि वेपर में और गैस में क्या फ़र्क होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला ये देखने से, ये पढ़ने से, सीखने से आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, कुछ कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी होगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। और हीट तो सबको पता है कि गर्माइश होती है, यानी कि कोई भी गर्म चीज़ है उसके अंदर टेम्परेचर है। टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, कितना कम हो, कितना ज़्यादा हो, तो उसको हम हीट कहते हैं। और हीट जो है वो एक किस्म की एनर्जी है, यानी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेते हैं। अब बात यह आती है कि लेटेंट से क्या मुराद है। LATENT, लेटेंट से क्या मुराद है। तो व्यूअर्स, लेटेंट से मुराद है मख्फी, छुपी हुई, हिडन, कंसील्ड, यानी कि ये ऐसी हीट है जो कि छुपी हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि छुपी हुई हीट जो है वो कैसे है। तो हम आपको लेटेंट हीट के बारे में बताते हैं कि आम तौर पर जब हम हीट देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन लेटेंट हीट ऐसी है कि उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता और वो अंदर ही अंदर एनर्जी जाती रहती है। बहरहाल, लेटेंट का मतलब है मख्फी, हीट का मतलब है हरारत, यानी कि मख्फी हरारत, यानी कि छुपी हुई हरारत। तो ये इसके मतलब हो गए। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि लेटेंट हीट की जो है डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। और व्यूअर्स, ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू या हिंदी ज़ुबान नहीं जानते, तो वो कम से कम देख के जो है वो इसको पढ़ सकें कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, क्या डिटेल है। तो व्यूअर्स, लेटेंट हीट की डेफिनेशन कह लें या इसकी डिस्क्रिप्शन कह लें, वो ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट है या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ अगर हीट एनर्जी को जज़ब करे अपने अंदर, यानी कि बाहर से हीट लेके अपने अंदर डाले, या अपने अंदर से हीट बाहर निकाले, यानी कि रिलीज़ करे, तो वो हीट एनर्जी की मिकदार जो है वो लेटेंट हीट कहलाती है। और ये जो मिकदार है किस काम में आती है, चेंज इन इट्स फिज़िकल स्टेट, यानी कि जो ये एनर्जी खारिज कर रहा है या अपने अंदर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है, और ये जो एनर्जी है ये इस्तेमाल हो उस एलिमेंट की फ़िज़िकल तब्दीली के अंदर, यानी कि फ़िज़िकल स्टेट उसकी चेंज हो रही हो, जिसको हम फेज़ चेंजिंग कहते हैं। फेज़ से मुराद ये है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो
ठोस होते हैं, माया होते हैं या गैस होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस फिजिकल स्टेट के चेंज होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही हो, या गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से दोबारा ठोस में आ रही हो, यानी कि एक हालत से दूसरी हालत में जो अगर तब्दील हो रही है और वो तब्दीली हीट एनर्जी की वजह से हो रही है, और वो हीट एनर्जी चाहे जज़ब करने की वजह से या रिलीज़ करने की वजह से, और उसमें शर्त यह है कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, यानी कि टेम्परेचर उसको मिल तो रहा हो। टेम्परेचर असल में टेम्परेचर में और हीट में थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि थोड़ा सा फ़र्क नहीं है, काफ़ी फ़र्क है। हीट जो है ये एनर्जी है, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। टेम्परेचर जो है वो इस हीट एनर्जी को नापने का एक, समझ लीजिए, पैमाना है, जिसे हमें पता चलता है कि हीट कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, कितनी है। तो वो जो पैमाना है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, इसका जो है एक्चुअल जो है ना वो बनता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है वो कहलाती है टेम्परेचर। एक्चुअल जो है ना वो होती है हीट एनर्जी। तो हमारा जो है क्या लेटेंट हीट का बना कि लेटेंट हीट जो है वो ऐसी हीट है जो कि मख्फी है, और वो हीट किस काम आती है? वो आती है सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को या फेज चेंज करने के लिए, यानी कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करने के लिए, और उस वक्त उसका टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, और जो हीट है वो या तो एब्जॉर्ब की जा रही हो या रिलीज की जा रही हो। तो उस ऐसी हीट जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो, टेम्परेचर बढ़ ना रहा हो, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये मे भी कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आगे जाके हम इसको जब बताएंगे तो आपको यकीनन आराम से समझ में आ जाएगा। हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, यानी कि पेपर के ऊपर, डायग्राम के ऊपर हम आपको बताएंगे कि इस पोजीशन पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो सब्सटेंस की चेंज हो रही है। या यूँ समझ लीजिए जिस तरह हमारा पानी होता है, पानी लिक्विड होता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। तो वो जो कंडीशन है वो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी कि फेज़ चेंज हो रहा होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स में से हम देख लेते हैं कि वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक टाइप जो है वो हमारी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये वो हीट है कि कोई भी लिक्विड से ठोस में तब्दीली हो रही हो, या ठोस सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो रहा हो, तो उसके अंदर जो लेटेंट हीट इस्तेमाल की जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बस जहन में रख लीजिएगा कि दो चीज़ें हैं, यानी कि सॉलिड और लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो रहा है उस किसी हीट एनर्जी की वजह से, तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरी जो है वो लिक्विड और गैस में तब्दीली के बारे में है। तो सेकंड टाइप देख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स या गैस, और वाइस वर्सा, यानी कि वेपर गैस से तब्दील होकर लिक्विड में, यानी कि इसका उलट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो रहा हो या गैस लिक्विड में तब्दील हो रही हो, तो वो तब्दीली रूनमा हो रही हो किसी हीट एनर्जी से और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो, तो ये कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक्चुअली एच वैक में ये वाली हीट जो है इस्तेमाल हो रही होती है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये वो फिनोमेना है जिसकी बिना पर हमारे जो एच वैक के, HVAC के, एयर कंडीशनिंग के, रेफ्रिजरेशन के सिस्टम काम करते हैं। अब HVAC के जो सिस्टम है उसमें कहाँ ये इस्तेमाल होती है हमारे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? वो हमारे इस्तेमाल होती है कंडेंसर्स के अंदर और एवोपरेटर्स के अंदर। आपने रेफ्रिजरेशन साइकिल देखा होगा, पढ़ा होगा, यकीनन आपको पता होगा कि उसमें कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर से गैस निकल के कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर में जाके ठंडी होती है, उसके बाद वो एक्सपेंशन वाल्व में जाती है,
और वहाँ से निकल के वो एवोपरेटर में जाती है और एवोपरेटर से निकल के वापस कंप्रेसर में आती है। तो उसके जो मेन जो इक्विपमेंट होता है एचवैक के अंदर, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, वो कंडेंसर होता है और एवोपरेटर होता है। तो एक में गैस जो है वो ठंडी होती है और एक में गैस दोबारा गर्म होती है। ये ठंडा होना और गर्म होना का मतलब ये है कि एक मरतबा वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और दूसरे में वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो कन्वर्जन है ये हमारा लेटेंट हीट करवाती है, इसीलिए ये लेटेंट हीट जो है वो एचवैक के अंदर इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो फेनोमेना है इज़ द मेन फैक्टर यूज्ड इन एचवीए सिस्टम टू अचीव कूलिंग इफेक्ट एज फॉलोज। कंडेंसर का रोल होता है उसके अंदर, और कंडेंसर का रोल क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि आपने गैस को या वेपर्स को आपने कंडेंस करना है, कंडेंस करके लिक्विड बनाना है। कंडेंसेशन कहलाता है गैस को लिक्विड में तब्दील करने को। रेफ्रिजरेंट फेज जो है वो, रेफ्रिजरेंट कहते हैं हमारी गैस को जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, और ये एक किस्म की गैस होती है। तो इस गैस को जो है वो क्या करते हैं कि फेज चेंज होता है फ्रॉम हॉट गैस टू कोल्ड लिक्विड, यानी कि गैस से लिक्विड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं कंडेंसर के ज़रिए। उससे क्या होता है कि हमारी हीट जो है वो एम्बियंट एयर के अंदर चली जाती है और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाता है लिक्विड बन के। उसके बाद यहाँ से निकल के गैस, जैसे कि मैंने बताया है कि एक्सपेंशन वाल्व में जाती है या कैपिलरी ट्यूब में जाती है, वहाँ से निकल के एवोपरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट जाता है। और एवोपरेटर में जब जाता है वो एक किस्म का वेपर्स में होता है, और वेपर्स जो है वो ऑलमोस्ट लिक्विड के नज़दीक होता है, उसका टेम्परेचर मुकम्मल गैस नहीं होती है। तो ये रेफ्रिजरेंट जब जाता है तो इसका फेज़ चेंज होता है ऑपरेटर के अंदर, और फेज़ में क्या होता है कि वो लिक्विड से वेपर्स में और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उससे हम क्या फ़ायदा उठाते हैं कि जब ये वाला प्रोसेस होता है तो हमारी जो बाहर से गर्म हवा आ रही होती है वो इसके साथ ठंडी होती है, और इसके अंदर जो ठंडक होती है वो बाहर चली जाती है, और बाहर की जो हवा की गर्मी है वो इसमें आ जाती है, और उस गर्मी को लेके ये कंप्रेसर को दे देता है। तो इसलिए ये हमारे कंडेंसर और एवोपरेटर इस काम में आते हैं, इस ज़रूरत के लिए आते हैं। और यहाँ पर दोनों के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रही है और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है। अब हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के मुताबिक देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद समझ में आ सके। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो है वो एक डायग्राम बनाई गई है। ये हमारा कंप्रेसर है सी, उसके बाद ये हमारी जो है कंडेंसर कॉयल है, यानी जिसको हम कंडेंसर कह रहे थे। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, या जिसको कैपिलरी ट्यूब भी पुराने ज़माने में छोटे सिस्टम्स में कहते थे, इस्तेमाल होती थी। यहाँ से जो है हमारी गैस निकल के एवोपरेटर कॉयल में आती है, और एवोपरेटर कॉयल से निकल के वापस कंप्रेसर में चली जाती है। अब चलते हैं हम इसके ग्राफ के ऊपर, और वहाँ पर जाके देखते हैं कि इसका एक्चुअल जो है वो जो फेज चेंज है वो कैसे होता है। तो व्यूअर्स ये हमारा जो है वो ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमने जो है वो समझाने की कोशिश की है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पहले ही लिख दी हैं ताकि लिखने में हमारा टाइम ज़ाया ना हो और आराम से इसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो ग्राफ समझ लीजिए कि यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होता है। ये जो इस तरह करके जो लाइन लगी हुई है ये हमारे टेम्परेचर को शो करती है, और टेम्परेचर जो है हमारा सेंटीग्रेड या सेल्सियस में है। और हमने जो टेम्परेचर शुरू किया है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से, -20 डिग्री सेल्सियस से, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये 120 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा जो है ये टाइम है या हीटिंग है, यानी कि हीटिंग हम कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, ये उसको शो करता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। ओके, दूसरी बात ये है कि इसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने पानी को लिया है एज अ रेफरेंस। तो हम इसमें जो भी चीज़ें बताएंगे आपको कि पानी के किस तरीके से फेज चेंज होते हैं, तो वो समझाने के लिए हैं, और वो इसलिए कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर कोई जानता है। मिसाल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हर किसी को पता है। इसलिए हम ये इसकी मिसाल लेते हैं ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच के और हर किसी को समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में हमने ये किया है कि यहाँ से हमने शुरू किया है इस पॉइंट से। यहाँ जो पॉइंट है ये है -20 डिग्री पर, और अगर हम पानी को जब ठंडा करते हैं 0 डिग्री से नीचे लेके जाते हैं तो 0 डिग्री के बाद हमारा क्या होता है कि हमारी आइस बन जाती है।
यानी कि बर्फ़ बन जाती है। तो -20 डिग्री के ऊपर यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास बर्फ़ है, यानी कि आइस है। और आइस जो होती है वो सॉलिड में होती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होती है। हम उसको कहते हैं सॉलिड, यानी कि ठोस। यानी कि जो बर्फ़ है वो ठोस हालत में होती है और वो -20 डिग्री के ऊपर है। तो हमने क्या किया कि बर्फ़ को हमने एक बर्तन में लिया, बर्तन में लेके इसको गर्म करना शुरू कर दिया। जब हमने गर्म करना शुरू कर दिया तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये टेम्परेचर को शो कर रही है कि टेम्परेचर हमारा जो है वो राइज़ हो रहा है। यानी कि यूँ समझ लीजिए टेम्परेचर ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बेशक ये ऐसे नहीं जा रहा, आस्ता 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 ये इंक्लाइन होके जा रहा है। जब टेम्परेचर यहाँ तक राइज हो गया तो ये हमने देखें बारीक सी लाइन लगाई है जो कि 0 डिग्री पे आ रही है। और 0 डिग्री पे जब ये आ गई बर्फ़, यानी कि बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पर पहुँच गया, तो 0 डिग्री को हम कहते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है 0 डिग्री। अगर तो हम बर्फ़ को गर्म कर रहे हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, और अगर पानी को ठंडा कर रहे हैं तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो चूंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, हमने यहाँ पे लिख दिया है आइस मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि ये बर्फ़ से पानी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एकदम से व्यूअर्स नहीं होता। होता ये है कि हमने जैसे कि आपको बताया कि हीट जो है वो, हरारत जो है वो एक एनर्जी है। तो हो क्या रहा है कि हम इस जो आइस है उसको हम एनर्जी दे रहे हैं। जब एनर्जी देते हैं तो ये जो हीट एनर्जी है किसी भी हमारे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, यानी कि सब्सटेंस के अंदर या एलिमेंट के अंदर जब हीट एनर्जी जाती है तो उसके अंदर काइनेटिक एक एनर्जी होती है, उसको इंक्रीज़ करती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है मोशन की वजह से, यानी कि हरकत की वजह से। और हरकत किस चीज़ की होती है कि हमारे जो कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनकी जो हरकत है, जो रिवॉल्व का जो उनका जो शेल है वो दायरा उनका बढ़ जाता है। तो वो टू एंड फ्रो जो है वो टू एंड फ्रो, पहले अगर इसी तरह थोड़ा थोड़ा अगर वो वाइब्रेट कर रहे थे या घूम रहे थे, जब उसको हीट एनर्जी देंगे तो वो थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा होके दूर दूर होके घूमना शुरू कर देंगे। यानी कि उनकी जो मूवमेंट है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। जो जो हीट आप देते रहेंगे तो उनकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि पहले जो बर्फ़ थी वो सख्त थी, सख्त होने के बाद हीट बढ़ती गई और वो बर्फ़ नरम होती गई। यानी कि है तो वो बर्फ़ ही, लेकिन वो नरम होती गई, और नरम इसलिए होती गई कि उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आस्ता आस्ता उनके अंदर जब हीट एनर्जी गई है तो काइनेटिक उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ गई, और उसके अंदर मोशन जो है वो हमारे मॉलिक्यूल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो नरम हो गया। तो जो ही ये 0 डिग्री पर पहुँचे, यानी कि 20 डिग्री का जो है ना हमने टेम्परेचर उसका जो ना रेज़ कर दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जब वो आ गया तो वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँच गया। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप उसको मज़ीद जो है वो हरारत देंगे उसको मेल्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक किस्म का हो जाएगा जादू, और जादू ये हो जाएगा कि आप उसको हीट देते रहेंगे लेकिन उसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर उसका ऊपर नहीं बढ़ेगा, यानी कि 0 डिग्री के बाद वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होगा। यही वो जादू है जिसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा व्यूअर्स इसलिए होता है कि आप जितनी भी हीट आपने यहाँ से हीट दी -20 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुँचे, तो आपने बर्फ़ को आस्ता 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 करके नरम किया। अब 0 डिग्री पे जब वो नरम आ गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो फिर जो मज़ीद हीट उसको दी जा रही है, तो वो मज़ीद हीट जो है वो नरम जो बर्फ़ हमारी बन चुकी थी उसको पानी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो जितने भी हीट हमारी जो है वो जा रही है बर्फ़ के अंदर, हम मुसलसल उसको दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो है जिसने इसको पहले नरम कर दिया था, इसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को उसने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी थी, तो वो अभी और ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वो कन्वर्जन में सर्फ होना शुरू हो गई, यानी कि उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो गई, यानी कि बर्फ़ से पानी में तब्दील होना शुरू हो गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से जो है वो बर्फ़ पानी में तब्दील होना शुरू हुआ, और यहाँ पर आगे जितनी भी वो बर्फ़ थी वो आगे मुकम्मल तौर पर पानी में तब्दील हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितनी बर्फ़ थी,
ज़्यादा बर्फ़ होगी तो ज़्यादा देर लगेगी, कम बर्फ़ थी तो कम देर में वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो पानी में कन्वर्ट होगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि आप उसको टेम्परेचर कितनी स्पीड से दे रहे हैं, कितना तेज़ दे रहे हैं, कितना ज़्यादा दे रहे हैं। बहरहाल, तो जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर आ जाएगा तो उसके बाद जो है आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर या वो हीट एनर्जी जो है वो इसको, बर्फ़ को जो कि नरम हो गई थी, उसको लिक्विड में तब्दील करना शुरू कर देगी और उसके अंदर वो इस्तेमाल होती रहेगी। अब चूंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसलिए हीट एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, टेम्परेचर इसका राइज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हीट जा कहाँ रही है। यही वो वजह है कि हीट जा कहाँ रही है, तो हम कहते हैं कि वो हीट जो है वो छुप गई है, यानी कि लेटेंट है। ये जो हीट है ये लेटेंट है, जा तो रही है लेकिन उसका कोई एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि टेम्परेचर उसका राइज नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि उसकी जो है वो स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि बर्फ़ से पानी की में तब्दील हो रहा है वो। तो यही जो स्टेट चेंज है इसको हम कहते हैं फेज चेंजिंग, यानी कि फिजिकल स्टेट जो है वो हमारे जो सॉलिड की है वो चेंज हो रही है। और जितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है इसको बर्फ़ से पानी में बनाने के लिए, वो हमारी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब ये पूरी मुकम्मल तौर पर बर्फ़ जो है पानी में जब तब्दील हो जाएगी और उसके बाद हम मज़ीद उसको हीट देते रहेंगे, तो फिर चूंकि बर्फ़ तो बची नहीं है, तो फिर दोबारा वो पानी बन गया, और पानी बनने के बाद फिर उसका जो जो हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो जब ये वाला पॉइंट जब इसका आया था बिल्कुल फ्लैट, कोई इसका जो टेम्परेचर ऊपर नहीं बढ़ रहा था, ये जो है वो कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। और इसके अंदर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है, यानी कि आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रही है। फेज चेंजिंग भी कहते हैं। और उसके बाद इसको कहते हैं हम फिजिकल स्टेट का चेंज होना। उसके बाद जब पानी बन गया, जो पानी को जब हीट करते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर टेम्परेचर रुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट फिर आ जाएगा ये ऐसा पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर जब इतना ये पहुँच जाएगा, हीट दे दे के जब इसका टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूंकि हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी का हमको पता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब बॉइलिंग क्या चीज़ है? बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पानी जो है वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद जो अगर मज़ीद इसको अगर आप हीट देते हैं तो फिर क्या है कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ऊपर, जैसे कि यहाँ पे नहीं बढ़ा था। क्यों नहीं बढ़ेगा? इसलिए नहीं बढ़ेगा कि अब यहाँ से जो है हमारा लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी हमारा यहाँ पर पानी था, जितनी भी अमाउंट थी, उसको गर्म करते रहेंगे, टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका 100 ही रहेगा वहाँ पर। और उस वक्त तक 100 टेम्परेचर रहेगा जब तक कि आपका पूरा पानी जो है वो गैस में तब्दील नहीं हो जाता। और तब्दील इस तरीके से होगा कि शुरू शुरू में उसके जो हैं वो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स आस्ता आस्ता बनते रहेंगे, पानी वेपर बढ़ते रहेंगे, पानी कम होता रहेगा, वेपर बढ़ते रहेंगे, पानी कम होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और टोटल वेपर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो पीरियड है यहाँ से लेके 100 डिग्री से लेके जब से आपका पानी बॉयल होना शुरू हुआ था, यहाँ से लेके जब तक मुकम्मल तौर पर आपका पानी ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि पानी जो है वो गैस में या वेपर्स में तब्दील नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और ये स्टेट वही है फेज चेंजिंग स्टेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिक्विड से वेपर्स में यानी कि गैस में आपकी तब्दीली हो रही है, यानी कि लिक्विड जो है वो वेपर्स या गैस में तब्दील हो रहा है। और ये वाला जो एरिया है इसको हम जो है वो सैचुरेशन भी कहते हैं। अब सैचुरेशन का क्या मतलब है? सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई चीज़ ऐड करते रहें करते रहें करते रहें, तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसको मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो आपको उसमें कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी। मिसाल के तौर पे पानी के अंदर आप जो है वो टेम्परेचर ऐड करते रहे करते रहे करते रहे तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आता रहा। मज़ीद आपने जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो आपके अंदर आपने इसके अंदर कोई टेम्परेचर की चेंज नहीं देखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो सैचुरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है।
यहाँ पर आके सेचुरेट हो जाता है, मज़ीद ये गर्मी लेने के ऊपर टेम्परेचर अपना नहीं बढ़ाएगा। सेचुरेशन की एक दूसरी मिसाल ये भी है कि आप किसी भी सादा पानी के अंदर चीनी जो है वो डाल के घोलना शुरू कर दें, घोलते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी जो है वो घुलना ख़त्म हो जाएगी और मज़ीद चीनी डालेंगे तो चीनी ऐसे ही पड़ी रहेगी। बहरहाल तो ये जो कन्वर्जन है इसकी लिक्विड से वेपर्स में, यानी कि पानी से गैस के अंदर या स्टीम के अंदर जो कन्वर्जन हो रही है, इसके अंदर जो हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि ऐसी हीट जो कि हमें नज़र नहीं आ रही डिग्रीज़ के अंदर, यानी कि वो मख्फी है, इसके अंदर छुपी हुई है और वो क्या कर रही है कि वो हमारे इस मटेरियल को यानी कि लिक्विड को वेपर्स में तब्दील कर रही है। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब मुकम्मल आपकी जो लिक्विड है या पानी है जब मुकम्मल तौर पर जो वेपर्स में तब्दील हो गया तो उसके बाद मज़ीद जब इसको अपन देंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर इसको बढ़ाएं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बढ़ता रहेगा। तो हमने क्या किया है कि 120 डिग्री तक इसको बढ़ाया है, क्योंकि आगे जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा। हमने सिर्फ ये शो करना था कि जब हमने पानी को हीट किया, हीट करते करते इसका बॉइलिंग पॉइंट आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मज़ीद हमने हीट दी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा बल्कि उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो गई, यानी कि फ़िज़िकल स्टेट चेंज होना शुरू हो गई या फेज़ चेंज होना शुरू हो गया। और आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि वो पानी जो है वो गैस में तब्दील होना शुरू हो गया, यानी कि भाप में तब्दील होना शुरू हो गया, वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो गया, स्टीम में तब्दील होना शुरू हो गया। और जब हमने इतनी हीट दे दी यहाँ पर कि तमाम का तमाम पानी जो है वेपर्स में या स्टीम में या गैस में तब्दील हो गया, उसके बाद मज़ीद उसको अंदर हम हीट देंगे तो आपका टेम्परेचर उस गैस का या स्टीम का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितनी हीट हमारी यहाँ पर लगी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचने के बाद से लेके और मुकम्मल जो है वो लिक्विड कन्वर्ट होने में जितनी भी हमारी हीट लगी है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये वो चीज़ें थी। सैचुरेशन के अंदर ये है कि हमने आपको बताया कि सैचुरेशन के अंदर आपका जो है वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता, यानी कि मज़ीद जो है पानी टेम्परेचर लेने के काबिल नहीं है। वो कन्वर्जन शुरू हो जाती है, कन्वर्जन के बाद गैस बन जाती है। तो व्यूअर्स ये दो हैं हमारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमारे HVAC के अंदर ये वाला पोर्शन इस्तेमाल होता है, ये वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं होता। कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेंट हमारे पास होता है लिक्विड समझ लें, लिक्विड की तरह होता है और लिक्विड को हम जो है वो गैस में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर गैस को हम करते हैं कन्वर्ट वापस लिक्विड के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा कंडेंसर और एवोपरेटर के अंदर ये फंक्शन होता है, हमने आपको पहले बता दिया था। तो मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कंडेंसर की, कंडेंसर में हम क्या करते हैं टेम्परेचर डाउन कर रहे होते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि कंडेंसर जो यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको इस सिमत में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैस को हम ठंडी कर रहे हैं, ठंडी से मुराद ये है कि टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर 120 डिग्री था तो ये हम डाउन कर रहे हैं, तो भी 120 डिग्री तो ये हमने पानी के लिए रखा है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट होता है उनके ये जो डिग्रीज़ हैं, टेम्परेचर रेंजेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होते हैं। तो आमतौर पे हम बॉइलिंग पॉइंट ही यूज़ करते हैं, तो वो ये 120 डिग्री ये नहीं होते बल्कि वो माइनस में होते हैं, लो टेम्परेचर के होते हैं। लेकिन इसमें फंक्शन आप समझ लीजिए कि उसके जब कंप्रेसर से हमारी जो रेफ्रिजरेंट आउट होता है गैस की सूरत में, उस गैस को हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद उसको जो हमारा कंडेंसर होता है उसके अंदर हम दोबारा लिक्विड में कर लेते हैं। लिक्विड को लेके फिर हम जो है वो जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है उसके ज़रिए दोबारा उसको भेजते हैं अपने एवोपरेटर के अंदर। जब एवोपरेटर में चला जाता है तो फिर एवोपरेटर में हमारा यहाँ से काम शुरू होता है, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड उसके अंदर जाता है या कम टेम्परेचर वाले वेपर्स जाते हैं, उसके बाद वो वेपर्स जो है दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स तो ये जो एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल होती है ये डिपेंड करती है कि मटेरियल जो है वो कौन सा है, यानी कि सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि यूँ समझ लीजिए रेफ्रिजरेंट कौन सा है और वो रेफ्रिजरेंट की मिकदार कितनी है। अगर ज़्यादा मिकदार होगी तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी जो कॉइलें हैं वो कॉइलें किस साइज़ की हैं, उसका पाइप कितना मोटा है और पाइप कितना लंबा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हीट कितनी इस्तेमाल होनी है। अब एक बात और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो ये कि वेपर्स में और गैस में क्या फ़र्क है। वेपर्स जो है वो ऑलमोस्ट लिक्विड की हालत की तरह होता है, यानी कि लिक्विड के नज़दीक होता है, गैस की तरह होता है, उसको मॉलिक्यूल नज़दीक होते हैं और
उसकी ख़ास बात ये होती है कि वेपर्स का जो टेम्परेचर होता है वो गैस के मुकाबले में कम होता है। गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेपर्स का कम होता है। और ये वेपर्स जो हैं ये हमारे कूलिंग जो हमारा जो लिक्विड है उसके नज़दीक नज़दीक होता है। तो हम जब वेपर्स को गर्म करते हैं तो वो गैस में, प्योर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो पहले वेपर्स में आते हैं और वेपर से फिर वो लिक्विड में बन जाते हैं। तो ये हमारा फ़र्क हो गया वेपर्स का और गैस का। तो व्यूअर्स, ये दूसरी डायग्राम है, ये थोड़ी सी ज़्यादा तफसील में थी और इसकी हमें कोई ऐसा ज़रूरत तो नहीं है एच वैक के अंदर, HVAC के अंदर, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए वो ये है कि ये जो हमारी जो लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन की और फ्यूजन की, तो हम वेपराइजेशन की बात करते हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के ये इसके फार्मूले हैं। जो ये वाला फार्मूला है ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि आप इस जो जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक हीट एनर्जी इस्तेमाल हुई है उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिक्विड में जितनी हीट लगी है वो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और यहाँ से लेके -20 से लेके यहाँ तक, यानी कि जहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आपका ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, Q = mc डेल्टा टी। m जो है वो मास है उस चीज़ का जिसको आप हीट कर रहे हैं, कि उसका कितना जो है वो कमियत है, कितनी उसकी मास है, मैं वज़न नहीं कहना चाहता। c जो है उस मटेरियल की, उस सब्सटेंस की जो है वो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो उसके बाद डेल्टा टी है। डेल्टा टी का मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ -20 से 0 पे आया है तो 20 डिग्री इसका डेल्टा टी बना। और यहाँ पर अगर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक 0 से लेके 100, तो 100 इसका जो है वो डेल्टा टी बन गया। यहाँ पर 100 से 120 पे गया है तो 120 डेल्टा टी बन गया। तो ये वैल्यूज़ इसमें डाल के तो आप इसमें निकाल सकते हैं कि कितने कैलोरीज जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुई हैं हीट की। बाकी रह गई ये दो चीज़ें हमारी सैचुरेशन वाली, यानी कि हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है फ्यूजन वाला और ये इस्तेमाल होता है वेपराइजेशन का। और इसके अंदर डेल्टा टी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो है टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है। और उसके अंदर जो है आपको जो कैपेसिटी इसके है ऊपर वाले फार्मूले में स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ये भी आपको टेबल्स में मिल जाएगी। और ये जो आपकी जो है स्पेसिफिक हीट है, इसकी हीट वेपराइजेशन और हीट फ्यूजन जो है ये भी आपको टेबल में मिल जाएगी। सिंपली आपने जो है उसका जो है मास को उस टेबल में जो भी वैल्यू है वो आपने लेनी है, लेने के दोनों मल्टीप्लाई करनी है तो आपके जो है वो कैलोरीज निकलाएंगी। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशनें की हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मास जो है हमने लिया था 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम हमारी आइस थी, 50 ग्राम हमारा जो है वो लिक्विड था और 50 ग्राम समझ लीजिए गैस थी। उसके बाद जो स्पेसिफिक हीट है वो हमने दी है, जो हमारी जो आइस थी उसकी जो स्पेसिफिक हीट है 0.5 है कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद जो हमारी जो है वो यहाँ पर जो फेज चेंज हो रहा था फ्यूजन का वो हमारा 80 था। हमारा जो लिक्विड था उसके जो यहाँ पर था हमारा स्पेसिफिक हीट वो 1 थी। उसके बाद जो ये हमारी जो थी वेपराइजेशन की वो 540 थी और हमारी ये गैस की जो थी वो 0.48। उसके बाद जो है डेल्टा टी हमने आपको पहले बताया है कि 20 डिग्री सी ये बन रहा था, 100 डिग्री सी ये बन रहा था, 20 डिग्री सी ये बन रहा था। और यहाँ पर देखिए हमने 2 डैश लगाए हुए हैं, डैश इसलिए लगाए हुए हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर हमारे चेंज नहीं हो रहे। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने जो कैलकुलेट किया है इस पोर्शन का वो बनता है 27,000 कैलोरीज। तो इसके तहत आप इसके जो है वो लेटेंट हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। 50 ग्राम का जो पानी था उसको आपने हीट दी, हीट एनर्जी जो है वो इतने कैलोरीज देंगे तो ये 50 ग्राम पानी जो है वो गैस में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको लेटेंट हीट के बारे में, यानी कि मख्फी हीट के बारे में, कि ये हम हीट दे रहे हैं जा किधर रही है उसके बारे में पता चल गया होगा। और कहाँ जा रही है आपने देखा कि वो कन्वर्जन में जा रही है, वो फिज़िकल स्टेट चेंज कर रही है, यानी कि यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रही है या गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है आपका सब्सटेंस, या
लिक्विड से इसमें हो रहा है। तो उस कन्वर्जन के अंदर हमारी हीट जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता और हम कहते हैं कि ये मख्फी है, छुपा हुआ है। तो यही जो चीज़ें हैं ये हमारे इस्तेमाल होती हैं HVAC के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंडेंसर के अंदर और एवोपरेटर के अंदर, और उसके अंदर ये वाला पोर्शन हमारा इस्तेमाल होता है, ये वाला इस्तेमाल नहीं होता। तो HVAC के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है। उम्मीद है आपको लेटेंट हीट के बारे में, कंडेंसर के अंदर और एवोपरेटर के अंदर जो हमारी हीट इस्तेमाल होती है, वेपराइजेशन किस तरीके से कन्वर्जन होती है, आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।